तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज कॉलिजन। लास्ट क्लास में यहीं पे ख़त्म हुआ था कॉलिजन से। तो आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कॉलिजन क्या है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ कॉलिजन पढ़ेंगे। उसके बाद सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलिजन हेडिंग है। कॉलिजन एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास m1 है और इसका वेलोसिटी u1 है। सपोज दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है और इसका वेलोसिटी u2 है। अगर ये दोनों का मोमेंटम एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, मतलब इसका मोमेंटम इस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता हो या इसका मोमेंटम इस पे इफेक्ट डालता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है कि टक्कर होना। टक्कर होना, अब टक्कर में जरूरी नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट ही हो, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के भी कॉलिजन कहला सकता है। बशर्ते कॉलिजन का क्या होता है डिफिनेशन, कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता हो तो उसे हम लोग कहते हैं कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या हो गया कि इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलिजन। तो कॉलिजन का बेसिक आपको पता चल गया। कॉलिजन होता क्या है, कहता है क्या, अगर किसी भी बॉडी कोई चल रहा है जिसका वेलोसिटी v1 है, मास m1 है, और दूसरा मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। अगर ये इस एक का मोमेंटम दूसरे पे अगर इफेक्ट डाल रहा हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलिजन। तो कॉलिजन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम पे अगर इफेक्ट डाल रहा हो तो उसे हम लोग कॉलिजन कहते हैं। अब हम लोग के ये सिलेबस में 11th में क्या होता है, कॉलिजन में फिजिकली कांटेक्ट होना चाहिए, दो एक बॉडी आपस में टकराना चाहिए। लेकिन जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो ऐसा भी पढ़ेंगे, एक चार्ज q1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, एक चार्ज q2 है, इसका वेलोसिटी v2 है। इसके कारण इस पे डायरेक्टली इफेक्ट आता हो, इसका मोमेंटम इसको इफेक्ट डालता हो। हाँ, यहां पे क्या है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि दो सिमिलर चार्ज आपस में रिपल्सन होता है, तो ये दोनों कभी भी कांटेक्ट में आ नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना कोई कांटेक्ट के ही एक दूसरे पे इफेक्ट डालता है, इसे हम लोग कहेंगे कॉलिजन। तो कॉलिजन का आपको डिफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉलिजन क्या होता है कि अगर मोमेंटम ऑफ वन बॉडी इफेक्ट डालता हो मोमेंटम ऑफ अनदर बॉडी, एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम को डायरेक्टली इफेक्ट करता हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलिजन। यहां पे क्या है कि हम लोग को कॉलिजन में क्या पढ़ना है, तीन तरह का कॉलिजन यहां पे पढ़ना है। पहला कॉलिजन है, नाम है प्योर इलास्टिक कॉलिजन, प्योर इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा है प्योर इनइलास्टिक कॉलिजन, और तीसरा है पार्शियली। तीसरा आपका कौन सा है, पार्शियली इलास्टिक। सब चीज में नया लग रहा है ऑनलाइन, पता नहीं लग रहा है पागल की तरह फरा रहे किसी को। तो पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि देखते हैं तीनों में एक एक करके, प्योरली इलास्टिक, प्योरली इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक, या इसी को कह सकते हैं पार्शियली इनइलास्टिक। मतलब थोड़ा सा इलास्टिक का गुण, थोड़ा इनइलास्टिक का गुण इसमें रहना चाहिए। चलिए, तो पहला हो गया प्योरली इलास्टिक कॉलिजन। ये पहले समझ लीजिए इलास्टिसिटी क्या होता है। अगर किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से बॉडी का शेप चेंज होगा, जरूर है। अब जैसे ही फोर्स हटाए फिर से शेप वापस गेन अगर बॉडी कर रहा है तो वो कहलाया आपका इलास्टिक मटेरियल।
मतलब कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के कारण उसका शेप तो जरूर डिफॉर्म होगा। अब शेप जो डिफॉर्म हुआ उसके बाद हम लोग फोर्स हटाएंगे तो फिर से बॉडी वापस अपना शेप गेन कर लिया, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो उसी तरह का यहाँ पे कुछ घटना होगा कि जब कॉलिजन हो रहा होगा तो बॉडी का कुछ शेप चेंज हुआ होगा, लेकिन जब आपका कॉलिजन हो गया उसके बाद फिर से बॉडी अपना शेप वापस गेन कर लिया, तो उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिक कॉलिजन समझ गए होंगे क्या होता है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है क्या कि अगर कॉलिजन हो रहा है, मतलब हुआ ड्यूरिंग द कॉलिजन शेप चेंज हुआ, लेकिन कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन शेप फिर से वापस गेन कर लिया जिस तरह पहले था, तो उसे हम लोग कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में बॉडी शेप फिर से गेन कर लेता है ओरिजिनल शेप, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि अगर कॉलिजन हो रहा है तो कहते हैं क्या कि थ्रू आउट कॉलिजन चाहे कोई भी रहे, इलास्टिक रहे, इनइलास्टिक रहे, कोई भी रहे, या पार्शली इलास्टिक या इनइलास्टिक, कोई तरह का कॉलिजन रहे, उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कॉलिजन कोई भी रहे, कॉलिजन अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो मोमेंटम, आप एक टर्म है कि मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या, जितना पहले मोमेंटम है उतना बाद में रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप प्योरली इलास्टिक में लिख सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन समझ गए होंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है ये धीरे धीरे पता चलेगा आपको। मोमेंटम कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो आप पहला में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्या ये दिख रहा होगा शायद, ठीक है। दूसरा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं आप, एनर्जी कंजर्वेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी क्या है कि आप फिर से सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन का, तो इसलिए इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे यहां से, ठीक है। और तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, पहला तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, और तीसरा क्या, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन शेप, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप ऑफ बॉडी गेन, ओरिजिनल शेप ऑफ बॉडी गेन। अब अच्छा इसमें क्या है ध्यान रखना है, एक टर्म आता है E बराबर 1, E बराबर 1, शायद बीच वाला ये टर्म नहीं दिख रहा है ना, ये इसको जल्दी वर्ष पे वर्क किया जाएगा, क्योंकि यहां से ना ये गोल जैसा आपका क्या रिंग का ये जो है उसका ये इमेज बनता है, इसलिए आपको शायद ये इतना दूर नहीं दिखता होगा, ठीक है। इसको 1-2 दिन में ठीक कर दिया जाएगा। तो बोल देते हैं ये क्या है, पहला आप लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा आप एनर्जी कंजर्वेशन, और तीसरा कि आफ्टर कंजर्वेशन ओरिजिनल शेप ऑफ बॉडी अगेन गेन। तो शेप ओरिजिनल बॉडी का आप गेन कर सकते हैं। अच्छा ई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कौन सा कॉलिजन में, प्योरली इलास्टिक कॉलिजन में। अब क्या प्योरली इन इलास्टिक है तो इसमें क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगाएंगे ही, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम लगाएंगे। अच्छा क्या नहीं लगा सकते, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बॉडी का शेप वापस नहीं गेन कर पाता है, और जो शेप वापस नहीं गेन कर पाया मतलब कुछ एनर्जी उसके शेप को बिगाड़ने में लग गया, यानी डिफॉर्म करने में लग गया, तो यहां पे आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाएंगे, अगर कॉलिजन हुआ ना, कॉलिजन में क्या होता है, बॉडी आपस में पिचक जाता है, टकराने पे क्या होगा, ये देखिए अगर यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है तो क्या होगा, इसका शेप आपस में कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, और ये कौन बिगाड़, कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ना इसको बिगाड़ने के लिए, तो ये उसी तरह का शेप रह जाता है, ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाता है। इसके पहले क्या था कि जितना जैसे पिच का फिर से शेप वापस गेन कर लिया, इसमें क्या होता है कि इसका शेप चेंज ही हो जाता है, मतलब चेंज फिर से वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाता है, तो यहां पे एनर्जी लॉस हो जाता है ड्यू टू कॉलिजन, सम काइंड ऑफ सम एनर्जी लॉस हो जाता है, तो इसलिए इसमें एनर्जी आप कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। और क्या कि E का वैल्यू यहां पे 0 होता है। अच्छा ये E क्या आ रहा है, ये E है, लास्ट क्लास में बताए थे, E होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये टर्म है, इसलिए ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये जैसे म्यू आया था फ्रिक्शन में, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट, उसी तरह यहां पे कॉलिजन में एक आया टर्म, नाम है ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है और ये हर एक आपका कॉलिजन का दिया रहता है। जैसे कि आपको प्योरली इलास्टिक कॉलिजन है, ई का वैल्यू 1 रहेगा, प्योरली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो ई का वैल्यू 0 रहेगा, और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक रहेगा तो इसका ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अच्छा इसमें भी आप एनर्जी ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बस एनर्जी कंजर्वेशन इसमें नहीं लगा सकते। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप किस में लगा सकते हैं, इलास्टिक कॉलिजन में लगा सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, एक ही बात को डिस्कस किए, कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन क्या होता है और कितने तरह का कॉलिजन है, और कौन से कॉलिजन में क्या कंजर्व रहता है क्या नहीं रहता है, ई का वैल्यू क्या होता है, शेप गेन कर पाता है या नहीं, ये देखे थे। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज करके कि देखिए अभी क्या है ना कि ऑनलाइन है, आपको कितना समझ में आया ये तो हमको तो नहीं पता, इसलिए आपको एक ही चीज को 3-4 बार बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें और सुने। कॉलिजन क्या है कि कॉलिजन होता है क्या कि अगर मोमेंटम एक बॉडी का चेंज हो जाए या एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता हो तो उसे हम लोग कॉलिजन कहेंगे। मोमेंटम तो पता होगा सबको, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी, दो बॉडी है, एक का मोमेंटम, दो बॉडी है, ये बताए थे एग्जांपल में, दो बॉडी है, एक का मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, मास m2 है, इसका u2 है, इसके कारण ये क्या है, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम, इसका मोमेंटम, अगर इसका ये दोनों का मोमेंटम एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिजन कहेंगे। हाँ, कॉलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम यानी कि यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी बदल जाता है। कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी बदल जाता है, और यही क्वेश्चन में आपको रहता है कि कॉलिजन के बाद क्या होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कॉलिजन तो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे इफेक्ट ऑफ मोमेंटम होता है। अब यहां से देखे थे कॉलिजन कितने तरह का होता है, तो आप पढ़े थे कॉलिजन 3 तरह का, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का कॉलिजन है। एक का नाम है प्योर इलास्टिक कॉलिजन। प्योर इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि फिर से बॉडी का शेप गेन कर सके आफ्टर कॉलिजन। मतलब आप कॉलिजन हुआ, टक्कर के दौरान कुछ ना कुछ शेप इसका चेंज हुआ होगा, लेकिन आफ्टर कॉलिजन, जब कॉलिजन हो गया तब फिर से बॉडी वापस शेप गेन कर लिया पहले जैसा, यानी इसीलिए इसका नाम रखा गया इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिसिटी का नेचर इसमें रहता है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं और उसका शेप चेंज हो गया, जैसे रबर को आप खींच लीजिए तो रबर का अभी जब तक उस पे फोर्स लगा हुआ है उसका शेप चेंज है, जैसे ही छोड़ेंगे फिर से रबर अपना शेप गेन कर लेगा। तो ये बातें ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी जो नेचर होता है उसी से आया है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिसिटी का नेचर क्या होता है, इलास्टिसिटी का नेचर होता है क्या कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए हैं तो उसका शेप अभी चेंज है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे फिर से बॉडी अपना शेप गेन कर लेगा, जिस तरह पहले था उसी तरह बाद में हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया प्योर इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या कंजर्व होता है। तो 3 बातें याद रखना है। पहला क्या, मोमेंटम कोई भी कॉलिजन हो, थ्रू आउट कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बात माइंड में आप डाल लें कि थ्रू आउट कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है। एक पॉइंट, थ्रू आउट कॉलिजन मतलब कोई भी कॉलिजन हो मोमेंटम कंजर्व होगा। अब क्या है कि इसमें हम लोग को प्योर इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या कंजर्व होता है, तो कहेंगे मोमेंटम कंजर्व होता है, दूसरा एनर्जी कंजर्व होता है, तीसरा आफ्टर कॉलिजन ओरिजिनल से फिर से गेन कर लेता है पार्टिकल। ये बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये ई का वैल्यू याद रखेंगे। डायरेक्ट एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि प्योर इलास्टिक कॉलिजन है, ई का वैल्यू कितना होगा, या इनइलास्टिक है क्या होगा ई का वैल्यू।
तो ये तो टर्म याद ही रखना है, ई का वैल्यू 1 होता है प्योर इलास्टिक कॉलिजन में। अच्छा, ये टर्म आया कहां से ये आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, ये बस अभी आप ध्यान रखो ये कोई कांस्टेंट है जो कि आया है, ठीक है। अब ये होता है, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बाद में आएगा तो पढ़ा जाएगा, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ते थे, उसी तरह का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोई कांस्टेंट है, बस आपको ध्यान अभी रखना है। दूसरा क्या है, प्योर इनइलास्टिक कोलिजन। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, प्योर इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या, एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व हो पाता है, जब कोलिजन हो रहा था उस समय बॉडी कुछ ना कुछ शेप चेंज हुआ। अब जब आफ्टर कोलिजन फिर से बॉडी ओरिजिनल शेप नहीं ले पाया, यानी उसका शेप अभी भी चेंज ही है, तो वो जो शेप चेंज हुआ ना, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा उस बॉडी को शेप को चेंज करने में। यानी कि आप यहां कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट एनर्जी नहीं लगा सकते हैं कि जितना एनर्जी पहले उतना एनर्जी बाद, नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गया होगा, किसमें, कॉलिजन के दौरान। तो ये हो गया आपका प्योर इनइलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, और ये निकालते भी है कि कितना एनर्जी लॉस होता है। पार्शियली का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ गुण इलास्टिक का होना चाहिए, कुछ गुण इलास्टिक का, और इससे प्रॉब्लम बेस्ड रहता है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये दोनों टर्म को समझेंगे और इससे प्रॉब्लम कुछ रहेगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे प्योरली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। प्योरली इलास्टिक कॉलिजन के लिए आज तो पहला लेक्चर वीडियो का है, इसी तरह का आपको धीरे धीरे आएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप इसको मैसेज करेंगे तो उसको धीरे धीरे करके दूर होगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो उसके लिए भी बोलना है, अगर आपका वीडियो क्वालिटी या आवाज में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए बोलना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कॉलिजन का। हम लोग पहला पढ़ते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का तो आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि देखिए कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है कि वैसा कॉलिजन, उस तरह का कॉलिजन जिसमें कि मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसमें कि एनर्जी कंजर्व होता है, जिसमें कि शेप फिर से गेन कर सकते हैं, जिसमें ई का वैल्यू 1 होता है। तो अब यहां से देखिए, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ये कुछ ना यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आएगा जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, कुछ इक्वेशन आएगा उसको आपको समझना है। क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों आपका यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ आप इक्वेशन को भी ध्यान रखेंगे कि आपका इक्वेशन आया कहां से, ठीक है, तो उससे भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इलास्टिक कॉलिजन में हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं। लेट एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है, u2 वेलोसिटी है। अब ये क्या हो रहा है, कॉलिजन यहां हो रहा है, ड्यूरिंग कॉलिजन यहां पे हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन के बाद का घटना देखिए क्या हुआ कि बॉडी का, ये देखिए थोड़ा सा शेप बिगड़ा, जाहिर सी बात है कॉलिजन में शेप तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही ना, पहले के साथ थोड़ी रहेगा। हाँ, अब लेकिन आफ्टर कॉलिजन फिर से शेप वही वाला हो गया जो पहले था, लेकिन इसमें क्या, वेलोसिटी का चेंज हो गया। पहले u1 u2 से जा रहा था, अब v1 v2 से जा रहा है, v1 v2 से अब जा रहा है, तो यहां का वेलोसिटी चेंज हो गया और यहां जा रहा है v1 v2 से जा रहा है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि v1 और v2 का वैल्यू कितना है, कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी कितना रहता है, ये निकालना है। तो इसके लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, तो आप अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिख रहा है ना, देखिएगा ही। तो यहां पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है क्या कि P इनिशियल बराबर P फाइनल होता है। मोमेंटम इसका देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए कि ये दोनों टकराएगा कब, जब पीछे वाला का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए आगे वाले से, तभी ना टक्कर होगा, नहीं तो पीछे वाला पीछे रह जाएगा, आगे वाला आगे रह जाएगा, तो कैसे टक्कर होगा।
टक्कर होने के लिए क्या चाहिए, टक्कर होने के लिए पीछे वाला वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, ये तो कॉमन है। चलिए तो यहां से रखते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मास m1u1 प्लस दूसरा मोमेंटम m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये तो इक्वेशन पहला हो गया, ये तो याद ही रखना है। अब क्या करते हैं, दूसरा लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरे के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना एनर्जी, तो यहां कौन सा एनर्जी है, अरे इसमें मोशन है, मोशन है ना, मोशन है तो कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल, काइनेटिक, काइनेटिक, ठीक है। ये तो बताए थे कि अगर कोई भी एनर्जी मोशन के कारण काइनेटिक होता है और पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल होता है। तो यहां तो मोशन है, तो एनर्जी पहला कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, देखिए यहां पे हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। दिख रहा है लास्ट वाला, चलिए ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा। बीच वाला ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए यहां से हाफ 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 कैंसिल हो गया, तो आया m1u1 का स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर बराबर m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। बाकी इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो गया तो कर दिए। अब क्या है, इक्वेशन सॉल्व करनी, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहां से क्या है कि ये दोनों को इक्वेशन डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, मतलब ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए काम है ही। अब क्या है, इसके दोनों इक्वेशन के मदद से एक और इक्वेशन लाएंगे और उसको आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फोन आ गया था, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक तीसरा इक्वेशन लाएंगे, मतलब और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लाते हैं, तो आप लोग क्या करें कि m1u1 प्लस m2u2 है, तो m1 को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ आया m1 कॉमन हो गया, तो u1 अब इधर ले आओ तो v1, उसको उधर भेज दो, तो m2 कॉमन ले लिए तो v2 माइनस u2। अब ये इक्वेशन को a मान लो, कैपिटल A। उसी तरह यहां सेटिंग करें, m1 को कॉमन ले लिए, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर m2 उधर है ही कॉमन ले लिए, तो ये v2 का स्क्वायर माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये इक्वेशन हो गया आपका, ये b, कैपिटल B। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, मतलब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन ए, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए। तो यहां टर्म गौर से देखा जाए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका ए, कुछ ना कुछ टर्म कैंसिल होगा और कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहां पे डिवाइड करके क्या मिला, ऊपर वाला मिटाते हैं, तो यहां से डिवाइड करके आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार, कुछ कैंसिल हो गया, देखिए m से m कैंसिल हो गया, हमको भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, ये कि देखिए यहां m1 है गया। अब यहां से देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मत नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह अगर आपको इसको सेटिंग करना है, तो ये हो गया m1, ऊपर वाला टर्म को क्या लिखेंगे, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 बराबर, दूसरा टर्म हो गया m2,
v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 दिख रहा है, ऊपर चला गया। बहुत समस्या है। अच्छा, एक दो दिन की बात है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो यहां देखिए m1 u1 प्लस v1 a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय क्या टर्म हो गया m1 u1 माइनस v1 बराबर दूसरा टर्म m2 दिख रहा है आपको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, m2 v2 स्क्वायर माइनस u, ये u v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म गया, यहां से ये टर्म गया, यहां से ये टर्म गया, क्या बचा u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस v2, इसको इधर भेज दो, तो ये u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। यही तीन इक्वेशन याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा कॉलिजन का। अब क्या कहता है कि ये इक्वेशन 3 को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करने पे एक फॉर्मूला आता है जो कि फाइनल वेलोसिटी के फॉर्म में आता है, v1 और v2 के फॉर्म में आता है। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये देखो अब आगे देखते हैं। तो यहां से फाइनल फॉर्मूला क्या आया कि कह रहा है पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिला यहां से देखिए, वी गेट v1 एंड v2 फाइनल वेलोसिटी। चलिए v1 कितना आया, तो ये आता है v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m2 इंटू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे 1 1 और तो ये u1 1 1 1, हाँ ऊपर वाला डिफरेंस होता है, नीचे वाला ऐड होता है, याद रखिएगा। डिफरेंस किसका होता है, तो ये बातें ध्यान रखना है कि जो पहला टर्म v1 लिख रहे हैं तो ये m1 होगा, प्लस बीच में यूज करेंगे 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरह v2 कितना आ गया, यहां से v2 बराबर हो गया m2 माइनस m1, देख रहे धर्म m2 माइनस m1 है, m2 माइनस m1 है डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो जगह नहीं है तो ऊपर लिखते हैं v2 बराबर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, इसको याद रखना है। चलिए तो टोटल याद क्या क्या रखना है, बहुत सारा टर्म आ गया। तो आपको कॉलिजन में याद रखना है इलास्टिक कॉलिजन है ना, पहले टर्म क्लियर कीजिए, कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में याद रखना है, इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या याद रखना है, पहला शेप ऑफ बॉडी रीगेन आफ्टर कॉलिजन, पहली बात। दूसरा मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व। दूसरी बात, तीसरी बात क्या, E का वैल्यू 1। चौथी बात फॉर्मूला आया, कौन कौन सा, m1 u1
प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। ये इक्वेशन पहला। दूसरा इक्वेशन हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर बराबर हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 का स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। चौथा V1 और V2, V1 बराबर M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दूसरा V2 बराबर V2 लेना है तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिंपल है याद रखने का तरीका, सिंपल। कैसे? बस आपको जो टर्म है, यहां V1 है तो M1 U1, V2 है M2 U2, बाकी तो टर्म है। ये क्या होता है M1 माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस इंटू U1 प्लस 2M2 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसी तरह V2 बराबर हो गया M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपका कॉलिजन पहला इलास्टिक का पढ़ लिए और यहां तक कंडीशन ले आए। अब ये जो फॉर्मूला है इस पे कुछ केसेस बनेंगे जो कि आपको, ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन टाइम को अगर बचाना है एग्जाम में, अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है तो कुछ रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे वेक्टर का तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, देखिए ये वाला r बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन कुछ आपको केसेस बताए थे वेक्टर में कि देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना है, दो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको घटा देना है। अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका रिजल्टेंट वही रह जाता है। तो क्या अगर आपको रिजल्ट याद रहे तो आप डायरेक्ट आंसर यूज कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। और वही काम तो करना है आपको एग्जाम में कि आपको रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए और आपको फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, लेकिन आप उसका रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको समय बचेगा। और समय आपको उसको, अगर ये कैलकुलेशन से बचा लेते हैं तो उसका कहीं और आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और कंपटीशन सेक्शन में एक सेकंड की बात कर रहे हैं, नॉट मिनट, सेकंड भी आओ तो आपका काम का है, ठीक है। 1 सेकंड या आप 10 सेकंड में के लिए एक क्वेश्चन आपका छूट सकता है प्रिंट आउट, टिक आउट करने के लिए, तो आप उस समय का ध्यान रखेंगे। तो रिजल्ट आपको याद रखना है। कुल मिलाकर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये चीजें अपनी जगह है और याद है तो ठीक है, ये याद है तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनना ही बनना है। हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन, अगर ये रिजल्ट याद है तो कोई नहीं रोकेगा, बनेगा क्वेश्चन। लेकिन अगर आप केसेस याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, फिक्स है, तय है। लेकिन आप केसेस याद रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अगर जल्दी बनाना है तो आप केस याद रखेंगे। और ये बहुत आसान है केस, कोई टफ नहीं है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रखने का तरीका आपको हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए केसेस क्या क्या बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग केसेस के लिए। बस आज यहीं पे आपको केसेस करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे 1-2, उसके बाद हम लोग फिर अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक बात ध्यान में थे, फ्लो में क्या हुआ कि छूट गया कि हम लोग इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं और इलास्टिक कॉलिजन का 2 टाइप होता है, वो तो पता ही नहीं, लेकिन हम क्लास में बताए थे। इलास्टिक कॉलिजन देखिए लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से बताए थे, इसलिए उम्मीद करते हैं अगर ये मिस भी कर गए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नोट में होगा, ठीक है। क्या इलास्टिक कॉलिजन 2 तरह का होता है, एक था सिर में सिर टकराने वाला हेड ऑन कॉलिजन और एक एंगल के साथ इधर उधर जाने वाला। तो 2 तरह का पढ़े थे हम लोग। पहला था क्या कि हेड ऑन कॉलिजन, एकदम टेंशन नहीं लेना अभी है, ठीक है।
आपको कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, चाहे ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, क्लासेस आपको अच्छे से मिलती रहेगी। और क्या कि डाउट क्लास के लिए आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, जो आप पटना में जो रह रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं उसको बुलाया जाएगा। आप टेंशन नहीं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको कॉल जाएगा कि अगर कोई भी डाउट क्लास, ऑफलाइन भी क्लास होगा स्टार्ट, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। बस क्या है कि अल्टरनेटिव सोर्स है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, इससे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन क्या है कि डाउट क्लियर करने के लिए तो ऑफलाइन जरूरी है, ठीक है। हम अब यहाँ पे थ्योरी बता सकते हैं, न्यूमेरिकल बता सकते हैं, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने के लिए क्या अगर लाइव चैट स्टार्ट करेंगे तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि एक का डाउट सबके लिए दिक्कत हो जाता है। तो क्या होगा कि आपको डाउट क्लासेस के लिए ऑफलाइन ही सही रहेगा, ठीक है। तो हेड ऑन कॉलिजन है, कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, और एक था ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, हेड ऑन का मतलब स्ट्रेट लाइन वाला, इसी को 1D बोलते थे, 1D कॉलिजन। और इसको क्या बोलेंगे, 2D कॉलिजन, 2D कॉलिजन, इसको बोलेंगे 2D कॉलिजन। चलिए, 2 डायमेंशन कॉलिजन। 1D का मतलब देखिए, एक बॉल है M1 U1 से जा रहा है, M2 U2 से जा रहा है, इसमें आपस में टक्कर हुआ तो क्या हो गया, टक्कर होके कुछ इस प्रकार का टक्कर हुआ होगा कि देखिए यहां पे कुछ इस प्रकार का टक्कर हुआ, ठीक है। टक्कर होने के बाद का वेलोसिटी, इसका मास M1 V1 से जा रहा है, M2 V2 से जा रहा है, लेकिन एक ही लाइन पे जा रहा है। लेकिन यहां पे ये वाला कहानी अलग चलेगा, क्या कि ये देखिए M1 U1 से आया और ये M2 U2 से आया, टक्कर हो गया। टक्कर के बाद क्या हो गया, ये इधर भाई साहब चले गए M2 से M1 अगर मास है ये V1 से चला गया, और ये इधर चला गया M2 मास U2 से चला गया, इसके बीच एंगल अल्फा और ये बीटा, तो कुछ इस प्रकार आपस में एंगल बनाते हुए चला गया। एंगल अगर जहां बनेगा उसका नाम है ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक का मतलब ही होता है एंगल। और हेड ऑन कॉलिजन 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन वाला होगा। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये हेडिंग जो डाले थे ये किसके लिए था, इलास्टिक कॉलिजन, ये हम लोग पढ़ रहे थे हेड ऑन कॉलिजन के लिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये हेड ऑन कॉलिजन का था। अगर उस समय मिस कर गए तो अभी बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, केसेस पढ़ रहे थे हम लोग। केसेस किसका पढ़ रहे थे, इस दोनों का केस क्या कि आपको 3 4 5 केस याद है, याद रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका मिलेगा, और नहीं तो फिर आप प्रोसेस करते रहिए। जो केसेस निकालेंगे इसी फॉर्मूला में सेट करके निकालते हैं, और आपको रिजल्ट याद बोलते हैं रखने के लिए, ठीक है। तो केस पहला था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाते हैं। हेड ऑन और ऑब्लिक, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्लिक, और ये डाउट जो बीच में जो गोल सर्कल है ना वो डिस्टर्ब कर, इसको कैसे हटाया जाए आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग के पास कोई अच्छा सा आइडिया है तो चलिए, तो यहां से केसेस हम लोग पढ़ेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, यहां कह रहा है क्या, देखिए कि मास M1 बराबर M2 हो गया बराबर M, यानी आइडेंटिकल बॉडी के लिए हम लोग बात करेंगे, आइडेंटिकल बॉडी के लिए याद रखेंगे, आइडेंटिकल बॉडी, एक जैसा मास रहेगा तो कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी कितना होगा। एग्जांपल समझ लीजिए, मास ये A है, U1 से जा रहा था, B है U2 से जा रहा था, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद A कितना से जाएगा, B कितना से जाएगा, V1 और V2 वाट। तो V1 V2 निकालना है क्या, V1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, M1, एकदम याद करते जाए धीरे धीरे करके, एक बार में एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। V1 बराबर M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
अब देखिए क्या कह रहा है कि मास बराबर है m1 बराबर m2 है, तो क्या ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, घट के जीरो, जीरो इंटू समथिंग, ये टर्म ही चला गया आपका जीरो। समझ गए? अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बताओ ये m2 कितना है, m है, ऊपर में 2m हो गया, नीचे में m प्लस m कितना हो गया 2m, तो ये गया, तो क्या मिला आपको v1 बराबर, v1 बराबर u2 मिला, तो v2 बराबर क्या आएगा, u1 आएगा। करके देख लो, अगर नहीं होगा तो बताना, नहीं होगा तो बोलना कमेंट करके, नहीं आया ठीक है, लेकिन आएगा यही। तो यहां देखे क्या हो रहा है, कॉलिजन के बाद हो क्या रहा है कि दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज, आदान प्रदान कर रहा है, मतलब आइडेंटिकल रहा, तो आपस में वेलोसिटी, दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया, और क्या किया, कॉलिजन के बाद बोला आप मेरा वेलोसिटी ले लो, हम आपका ले लेते हैं वेलोसिटी, तब ना हुआ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप हमको दे दीजिए और हम आपको दे देते हैं, तो कॉलिजन हो गया। तो यहां पे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद दोनों एक दूसरे अपना वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता है, बदल लेता, अदला बदला कर लेता है, अदला बदला। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला केस हो गया, उम्मीद करते हैं पहला केस आपको लिखते के साथ याद हो गया होगा, एक्सचेंज कर देता है। दूसरा केस आज बस यहीं तक पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और बस उसके बाद इनइलास्टिक ऑब्लिक वाला देखेंगे, ठीक है, और फिर इनइलास्टिक वाला देखेंगे एकदम धीरे धीरे। और कितना हो गया, कितना मिनट का, अभी मात्र 40 मिनट का वीडियो बना है। अभी तो हम लोग के पास स्ट्रेंथ है 1.5 घंटे का क्लास करने का। अरे तो आपको 1.5 घंटे का क्लास डेली लेते हैं कि नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, तो 1 घंटे का भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, देख नहीं सकते क्या। हाँ ये है कि वीडियो में क्या है कि आपको देखने में प्रॉब्लम तो जरूर होगा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना बहुत कठिन वाला बात है, क्योंकि अगर आपके पास हाथ में मोबाइल आ गया ना तो बहुत खुराफाती स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब नहीं करना है। चलिए तो दूसरा केस सेकेंड वाला क्या है, अच्छे ध्यान से देखिएगा, केस सेकेंड है कि m1 ग्रेटर देन m2, और कहते हैं टारगेट इज रेस्ट, टारगेट रुका हुआ है, समझ रहे बात को, टारगेट रुका हुआ है, और टारगेट का जो मास है वो काफी छोटा है, m1 बहुत बड़ा है m2 से, तब क्या होगा घटना, जैसे कि ये m1 है और ये u1 से जा रहा था, और ये टारगेट है जो कि बहुत छोटा, एकदम नन्ना मुन्ना सा छोटा, और ये क्या है, रेस्ट में है, ये इसमें टक्कर हुआ, तो बताइए क्या होगा कॉलिजन के बाद, इसका वेलोसिटी m1 का और m2 का वेलोसिटी क्या होगा। आप इसका बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखो एकदम समझ सकते हैं आप। अगर कोई आदमी समझ ले, देखिए एकदम आप फील आ जाएगा आपको, एक देखिए ट्रक है, हैवी ट्रक है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये 20 किलोमीटर, ये मान लो 50-60 किलोमीटर पर आवर से, बहुत स्पीड 60 से जा रहा है, और एक आदमी है रोड के बगल में मजा ले रहा है, खड़ा होके देख रहा है सब चीज क्या हो रहा है आगे, और ये ट्रक ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, और रोड के किनारे बैठ के देख रहा है, मैं खड़ा होके देख रहा है क्या घटनाएं हैं। अगर ये इसको धक्का मारेगा तो ट्रक का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बदलेगा या जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, और आदमी का क्या होना चाहिए, आदमी रुका रहेगा या चलेगा। अब ये इसमें अगर धक्का देगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, और ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रक का वेलोसिटी जो पहले था वही रहेगा,
क्योंकि आदमी एकदम उसके सामने बहुत कम मास है ना, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है और आदमी जो है वो कम है, तो क्या उसमें अगर धक्का लगेगा तो कोई स्पीड पे चेंज होगा? कोई स्पीड, हाँ जब तक ड्राइवर ब्रेक ना लगाए। यहाँ तो ये चाह ही रहा है उड़ाने के लिए, तो ब्रेक कहाँ से लगाए? ब्रेक नहीं लगाए, ये इसके सामने कूदक गया कि रोक देंगे हम, आया उड़ा दिया इसको, उड़ा दिया तो कितना जाएगा? तो याद रखिएगा मासिव ट्रक है और ये रेस्ट में है, तो जितना ट्रक जाता है उसके डबल से ये फेंका जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आदमी मर जाता है ट्रक से ट्रक एक्सीडेंट पे, कि जितना वेलोसिटी ट्रक का है ना उसका डबल हो जाता है। मतलब आदमी अगर ये 50 से जा रहा था तो आदमी 100 से उड़ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है। इसीलिए इधर उधर टकरा के पोल में टकरा जाता है, कुछ में टकरा के डेथ हो जाता है। तो बातें समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे मासिव है, तो आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद आप चाहे तो डाटा में यहां रख सकते हैं, रख के भी आपको हम दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कुछ ये इसमें रख के देखेंगे तो केस ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो शायद ऊपर में नोट डाउन कर लिए होंगे आप कब तक बैठ के, और कॉपी लेके बैठा कीजिए, तुमने लिखेंगे इसमें क्या है, इससे देख देख के सो के लेट के पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है चीजें को, ठीक है। इसका मतलब ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप उसको इजी में ले, ठीक है, पढ़ना तो आप ही को है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी लाइन दे, चीजें को तो आप ही को करना है हैंडल। और ऐसा नहीं कि बहुत सारा वीडियो रखा हुआ है, काम का वीडियो भी आपको बहुत सारा आपको नेट में मिलेगा। जब ऑनलाइन की बात करें तो क्या है कि इस फील्ड में तो बहुत सारे हैं, और वैसे वैसे हैं जो कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो इन्वेस्ट कर लिया है इस पे। तो वैसा नहीं है, क्या करना है आपको बिलीव करना है। अगर हम ऑनलाइन दे रहे हैं तो अच्छा कंटेंट ही देंगे आपको, और क्या ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये बातें हैं, ये तो अल्टरनेटिव है, सब दिन के लिए थोड़ी है, अल्टरनेटिव है, कुछ दिनों के लिए है, ठीक है। चलिए, तो केस सेकेंड में ये देखिए, आप इसका निकाल सकते हैं वेलोसिटी v1 बराबर, देखिए नोट डाउन कर लीजिए कि ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। अब बात ध्यान से, अब आपको बताए थे क्या कि देखिए जो ट्रक का वेलोसिटी है ना, वही ट्रक, जो ट्रक का पहले वेलोसिटी था वही बाद में रहेगा। मतलब ये वेलोसिटी u1 जो पहले ट्रक का था वही रहना चाहिए। कैसे रहेगा वो देखो ध्यान से। अब ये बताओ m1 बहुत बड़ा है और m2 कितना है, छोटा है। तो m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो अगर बहुत बड़े में जैसे 3 लाख केजी ट्रक, अब इसमें आप 50 केजी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रह जाएगा जितना पहले था, 3 × 6 केजी। तो बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि बहुत बड़े नंबर में आप बहुत छोटे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v1 बराबर m1, ये गया डिवाइड m1 इंटू u1, ये गया प्लस 2m2, m2 ऊपर में छोटा है नीचे में बहुत बड़ा है, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, बहुत बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो लगभग ये क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0, टर्म ही खत्म हो गया। तो ये v1 बराबर हो गया u1। और उसी तरह आप v2 निकाल सकते हैं। v2 कैसे निकालेंगे देखिए गौर से, v2 बराबर, ध्यान से, v2 बराबर, अच्छा अजय बताइए इसका वेलोसिटी ही तो 0 है, u2 टारगेट रेस्ट में है, वो सब क्या इसका हाफ ज्यादा है कम है, क्या रेस्ट में है, ये क्या बताए टारगेट रेस्ट में है, u2 का वैल्यू क्या है, 0 है। और इससे भी आपको पता है ये बहुत बड़ा, ऊपर में छोटा ये है मास और नीचे में बहुत बड़ा है, तो इसे 0 आना ही था, लेकिन u2 का वैल्यू 0 है, तो खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 ही 0 है, खत्म कहानी, प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिए ये टर्म ही खत्म हो गया 0, v2 बराबर क्या हो गया 2,
ये नीचे में m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो ये हो गया 2m1/m1 इंटू u1, ये गया तो v2 बराबर हो गया 2v1। मतलब टारगेट कितना हो गया, डबल से जाने लगा। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल किसका हो गया, ट्रक एंड मैन एट रेस्ट collision in which truck have same velocity but man have double the velocity of truck। ट्रक का जितना वेलोसिटी है उसका डबल हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करें। तो ये केस आपका सेकेंड था। अब केस थर्ड हो गया होगा, नोट डाउन करें। केस थर्ड, m1 less than m2, टारगेट क्या है, रेस्ट में। इसका एग्जांपल आप अगर किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं तो दीवार तो पीछे जाएगा नहीं, लेकिन बॉल आपके पास वापस आ जाता है। तो जितना जाता है उतना ही से वापस आता है अगर कॉलिजन इलास्टिक रहा तो बातें को समझ गए। ये छोटा मास है, इसका मास m1 और ये u1 से जा रहा था। ये आगे सामने में दीवार है, वाल है, इसका मास m2 और ये क्या है, रेस्ट में है। तो कॉलिजन के बाद ये वापस आ गया, m1 u1 से आ गया और दीवार पहले जिसे रेस्ट था ये रेस्ट में ही आ गया। तो ये एग्जांपल है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। करना है क्या, प्रूव कर लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे। v1 बराबर क्या हो गया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2। तो देखो ये रेस्ट में है, अभी भी ये रेस्ट में, जीरो हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, ऊपर में छोटा है और नीचे में ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा है। तो ये टर्म क्या होगा, लगभग आपस में बड़ा, ये बहुत बहुत बड़े में से बहुत छोटा घटाएंगे तो लगभग माइनस m2 ही हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे में ऐड किए तो m2 हो गया इंटू u2। क्योंकि अगर आप 3 प्लस 0.000001 ऐड करते हैं तो लगभग ये इसको 3 ही लिखते हैं, और अगर आप इसको घटाएंगे तो भी आप इसको लगभग 3 ही लिखेंगे, 2.9993 लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया, ये वाला टर्म गया तो ये गया, तो v1 बराबर हो गया u1 और v2 बराबर क्या हो गया, 0। जैसे पहले था वैसे, दीवार थोड़ी खिसकेगा, नहीं खिसकेगा। तो ये था आपका कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन हम लोग पढ़े थे, ये था हेड ऑन कॉलिजन। अब अगला जो है टर्म है, छोटा सा पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन के बाद न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो अगला हेडिंग है ऑब्लिक कॉलिजन। कॉलिजन को समाप्त करेंगे। इलास्टिक वाला पहला टर्म खत्म हो गया, इसको नोट डाउन जल्दी से कर लो। ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन कॉलिजन, 2D कॉलिजन। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2D में क्या होगा, पार्टिकल चल रहा है, ये देखिए इसका मास m1 u1 से जा रहा था, ये पार्टिकल m2 u2 से जा रहा था। अब कॉलिजन जब होगा, कॉलिजन हुआ, आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन था, ये पार्टिकल इधर जाने लगा, इसका मास m1 v1 से जाने लगा, एंगल बनाया अल्फा,
और ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है और ये v2 जाने लगा, एंगल बनाया बीटा इनिशियल लाइन के साथ, अल्फा और बीटा बनाया। तो ये बिफोर कॉलिजन है, कॉलिजन से पहले, और ये आफ्टर कॉलिजन है, कॉलिजन के बाद का। आफ्टर कॉलिजन, ये कॉलिजन के बाद का घटना है। अब कॉलिजन के बाद का घटना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो वही फॉर्मूला, कौन सा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा और क्या एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो इससे दो इक्वेशन आएगा या तीन इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं कैसे, देखिए m1u1, अच्छा ये बात बताओ कि मोमेंटम जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर, तो कहेंगे देखिए मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, तो कुल मिला के वेक्टर होता है। वेक्टर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किधर है, एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है। इसके पीछे वाले में स्ट्रेट लाइन था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए हम लोग इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर दिए थे। लेकिन अभी एक्स और वाई में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलिजन से पहले दोनों एक्स में चल रहा था, कॉलिजन के बाद कुछ एंगल से चलने लगा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इसमें लगाना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एक्स में कितना है, m1u1 से जा रहा था प्लस m2u2 से जा रहा था, बराबर इसका एक्स, इसका कंपोनेंट इस पे एक आया m1v1 cos अल्फा, जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा रहता है उधर cos जाता है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके साथ एंगल अल्फा है, तो इसका इस पे जाएगा cos, इसका इस पे भी जाएगा cos, m2v2 cos बीटा, तो फिर इधर जाएगा इसका m2v2 sin बीटा, और ऊपर गया m1v1 sin अल्फा। तो लगाएंगे आप x डायरेक्शन में, x में ये दोनों जा रहा है तो कितना m1v1 cos अल्फा प्लस m2v2 cos बीटा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इन y डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए y डायरेक्शन में कॉलिजन से पहले का y का कहानी क्या है, जीरो, कहीं नहीं, ये x में जा रहा है तो y वाला कहानी जीरो, बराबर। अब देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऊपर वाला प्लस होता है, तो ये m1v1 sin अल्फा माइनस नीचे माइनस m2v2 sin बीटा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए एक और कौन सा लगाएंगे, ये तो हो गया अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब दूसरा क्या लगाएंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तीसरा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, एंगल आ जाएगा, जो भी अननोन रहेगा यहां से आ जाएगा। तो यहां के बाद जो टर्म है वो देखिए ध्यान से, तो यहां से आया क्या कि अप्लाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन, क्या कहता है, क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या, एनर्जी इनिशियल मतलब देखो एनर्जी क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर होता है। देखो मोमेंटम में क्या था ना कि आपको एक्स और वाई में देखना था, वेक्टर है ना, एक्स में जा रहा है वाई में जा रहा है, किधर जा रहा है आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन आपको पढ़ा चुके हैं वर्क पावर एनर्जी कि एनर्जी कोई भी तरह का एनर्जी हो, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्केलर होता है, यानी कि आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है इसका, आप डायरेक्ट उसको जो ऐड कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितना है देखिए ध्यान से, तो आया हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड वी गेट अननोन, बस ये सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम चांस है कि
आपको ऑब्लिक पूछा जाए, ज्यादातर मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको पूछने का कौन सा, आपको ये आपका इलास्टिक वाला पूछने का, और इलास्टिक में हेड ऑन वाला, इलास्टिक में हेड ऑन वाला, ठीक है। तो ये वर्ब को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपका कंजर्वेशन, ये आपका कॉलिजन में पहला पार्ट आप इलास्टिक कॉलिजन को अच्छे से देख लिए, आपको बताएं भी इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, उसका इक्वेशन कितना होता है, उसमें केसेस क्या है, कितने तरह का है, और इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो हम लोग अगले क्लास में लगाते हैं, ठीक है।